जोन मराठी एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत। आज हम विद्यार्थी मित्रों इस ऑनलाइन तासिका में हम देखने वाले हैं जो पाठ 7वां है, महिला आश्रम की जो एक पत्र प्रारूप में दिया हुआ है। जो वाङ्मय के अलग अलग भेद हैं, जैसे नाटिका हो या कथा कादंबरी हो या और जो अलग अलग भेद है वाङ्मय के, उसमें से एक भेद है जो है पत्र। उस पत्र प्रकार में आज हम देखने वाले हैं महिला आश्रम, और जिनके लेखक हैं प्रख्यात काका कालेलकर। वह एक प्रख्यात लेखक के, हिंदी लेखक के नाम से जाने जाते हैं। तो आइए पहले हम काका कालेलकर जी को जो उनका परिचय है वह देखने वाले हैं। उनका जन्म सन 1885 में हुआ और उनकी मृत्यु 21 अगस्त 1981 में हुई। उनका जन्म स्थान महाराष्ट्र में सतारा महाराष्ट्र में हुआ, और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उन्होंने जो साहित्य लिखा है वह है संस्मरण यात्रा, सर्वोदय, हिमालय, प्रवास, लोकमाता, जीवन लीला, बापू की झांकियां, जीवन का काव्य, उस पार के पड़ोसी, यही उनका साहित्य है। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, उन्होंने हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा में समान रूप में लेखन कार्य किया है। राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम मानने वाले काका कालेलकर उच्च कोटि के वैचारिक निबंधकार हैं। विभिन्न विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या आप उनकी लेखन शैली के विशेष गुण हैं। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वह हमने अभी सुनी है। राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों का विकास, जीवन संस्कृति की बुनियाद, नक्षत्रमाला, स्मरण यात्रा, धर्मोदय, उनके आत्मचरित्र है आदि। प्रस्तुत जो आज हम महिला आश्रम जो प्रस्तुत पत्र में कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, वातावरण, नियम आदि के बारे में विस्तृत निर्देश दिए हैं। इस पत्र द्वारा महिला संबंधी आपके विचार, उनके जो विचार है, उनकी प्रकृति, प्रेम, सामाजिक लगाव का पता उनका चलता है। उन्होंने जो पत्र लिखा है, उस पत्र में उन्होंने महिला आश्रम की व्यवस्था और रचना कैसी होनी चाहिए, इस पर जो विवेचन किया है प्रस्तुत पत्र में, वह हम इस पत्र पाठ में जानने वाले हैं। तो आइए विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम इस पाठ का विषय प्रवेश जानेंगे। प्रसिद्ध गांधीवादी विचारों के काका कालेलकर गांधीवादी विचारों के माने जाते हैं। गांधी जी के शिष्य यानी अनुयायी के रूप में उनकी गणना उच्च कोटि के निबंधकारों की रही है। प्रस्तुत रचना पत्र के रूप में यह लिखी गई प्रस्तुत पत्रों में लेखक ने आदर्श महिला आश्रम कैसा होता है, यह इसके बारे में और उसकी व्यवस्था, उसके नियम कैसे होने चाहिए तथा वह अनुशासन आदि के बारे में विस्तार में उन्होंने लिखा है। चलिए अब हम उस पत्र का अर्थ जानने वाले हैं। हमने विषय प्रवेश जाना है, अब उस पत्र का
अर्थ जानने वाले हैं प्रिय सरोज। सरोज जी के नाम से लिखा हुआ यह पत्र, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा है पत्र में कि मैंने जिस आश्रम की कल्पना की है कि जो महिला आश्रम रहता है, आश्रम यानी क्या, कुटी, जहाँ अनाथ, जिसको कोई मदद नहीं करता, ऐसे लोगों को जहाँ रखा जाता है, उनकी रहने की व्यवस्था की जाती है, उसे यानी बेसहारा लोगों के लिए, बेसहारा महिला हो उनके लिए आश्रम रहता है, और बेसहारा पुरुषों के लिए भी आश्रम रहता है। जब बूढ़े लोगों का आश्रम रहता है उसे वृद्धाश्रम कहते हैं, और अनाथ आश्रम भी रहता है जो लोग बेसहारा रहते हैं उनके लिए। ऐसे अलग अलग आश्रम व्यवस्था बनाई गई है। तो उन्होंने कहा है कि मेरी सोचने की जो कैसा आश्रम होना चाहिए इसके बारे में उन्होंने उनकी बहन को यानी प्रिय सरोज जी को पत्र में लिखा है। उन्होंने कहा है कि बहन को सोचने में थोड़ी सी मदद मिलेगी कि आश्रम कैसा होना चाहिए। आश्रम यानी होम। आश्रम का अर्थ उन्होंने बताया कि होम यानी घर। उसकी व्यवस्था में, संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो। जब महिला आश्रम आप बनाते हो तो वहां किसी पुरुष का संबंध न हो। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। उस आश्रम का विज्ञापन भी देना नहीं चाहिए। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। अगर आपको आदर्श महिला आश्रम बनाना है तो उसके लिए विज्ञापन यानी किसी भी प्रकार का विज्ञापन नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसके मदद के लिए पैसे तो सहज से मिलेंगे, लेकिन मांगने नहीं जाना है। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। जिस आश्रम में कोई भी महिला आए उस महिला आश्रम में, तो वह खुद ही अपने साथ में उनका खाने पीने का या कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके आने चाहिए। और अगर यदि एक आध दूसरी महिला गरीब है, परिस्थिति से गरीब है, तो उसकी सिफारिश करने वाला कि यहाँ उसको रखो इस महिला आश्रम में, ऐसी सिफारिश करने वाला जो भी व्यक्ति होगा उसके पास से उसकी पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। अगर अपने महिला आश्रम में कोई भी महिला आए, बेसहारा हो, अनाथ हो, तो उसे जब आप ले लेंगे, वहाँ सहारा देंगे, तो उसकी पूरी पहचान और उसका पूरा परिचय बिना जाने उसे दाखिल नहीं करना चाहिए। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है, ऐसा नियम होना चाहिए। आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा कदम सोचकर लेना होगा। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा। आश्रम में हर एक धर्म की महिला यानी बेसहारा महिला को ऐसी तजवीज होनी चाहिए। उसे किसी एक ही धर्म का लेबल नहीं लगना चाहिए। सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे। अतः सामान्य सदाचार यानी वहाँ का जो रहना सहना है, जो महिला का आचरण है, वह सामान्य रहना चाहिए। सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा की वातावरण रहेगा। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए। आश्रम में जो काम खुद को करना चाहिए वो खुद सभी महिला ने अपना अपना काम करना चाहिए। सादगी का आग्रह होना चाहिए। सादगी भरा वातावरण रहना चाहिए, यानी सभी महिला जो आश्रम में रहती है वह सादगी से रहे या मिलजुल कर रहे। किसी में झगड़े नहीं होने चाहिए। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले न हो शुरू आरंभ में सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाए।
उस सभी बेसहारा महिलाओं को जब आप आश्रम में ले लेंगे तब उनको एक उद्योग सिखाया जाए, कुछ ना कुछ उनकी पसंद का उद्योग उन्हें सिखाया जाए और उसे स्वावलंबी बनाना चाहिए। पढ़ाई भी आसान हो, उन्हें पढ़ाई की भी यानी पढ़ाई की भी व्यवस्था करनी चाहिए। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी, लेकिन कलह और कुढ़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो, ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होना चाहिए। यानी महिला आश्रम की व्यवस्था, यानी जहाँ महिला आश्रम होगा वह ऐसा होना चाहिए कि वहाँ कभी भी कलह और कुढ़न नहीं होनी चाहिए। मुक्त स्वतंत्र वातावरण महिला आश्रम में होना चाहिए। जो महिलाएं वहाँ रहती है, अगर सभी भी महिला बेसहारा है, अनाथ है, लेकिन उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि वही आश्रम या उनका घर है, ऐसा लगना चाहिए। उनका वह खुद का निवास स्थान है, ऐसा लगना चाहिए। जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके, ऐसा वातावरण उस महिला आश्रम में होना चाहिए। ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर समिति का झंझट न हो तो बहन सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा। तो सरोज जी से उन्होंने अपने बहन से कहा है, अगर बहन जी मैंने कहा ऐसी अगर व्यवस्था, ऐसी अगर तरकीब चलाई तो आपको एक सुंदर तरीके से आपके महिला आश्रम का काम हो जाएगा। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो सके। संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेंगी, क्योंकि उनमें कई तो कुशल होंगी। क्योंकि जो महिलाएं उस महिला आश्रम में आएंगी, बहनें आएंगी, उनमें कुछ अगर अकुशल होंगी, यानी कुछ काम नहीं किसी को आता होगा, लेकिन कुछ बहनें ऐसी होंगी कि उनको सिलाई आएंगी, किसी को अलग कुछ काम आएगा, कुछ बुनना आएगा, सिलाना आएगा, कुछ ना कुछ कुशलता उनके अंदर जरूर होंगी। अगर उस कुशलता का सही तरीके से फायदा अगर लिया जाए तो वह स्वावलंबी संस्था बन जाएंगी। बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेमयुक्त सलाह की खुराक दे, यानी उनको दर दिन संगीत सिखाया जाए या संगीत सुनाया जाए, भक्ति की उनको आदत हो, प्रेमयुक्त सलाह हो, यानी प्रेमयुक्त रहना सहना होना चाहिए। दूसरों के साथ भी ऐसी खुराक देना, खुराक यानी दर दिन उनको कहना चाहिए। आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएंगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी है। उन्होंने कहा है कि ऐसी संस्थाएं मैंने देखी है। काका साहब ने कहा है किनको, सरोज जी से। इसलिए जो बिल्कुल संभव है, बहुत ही उपयोगी है, ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। अगर आपको बहुत ही ना कठिन या बहुत मुश्किल ऐसे नियम, ऐसी संस्थाएं, ऐसी महिला आश्रम की व्यवस्थाएं नहीं बताई है, जो हुआ है बिल्कुल उपयोगी है, ऐसी ही बातें मैंने आपको इस पत्र में बताई हैं। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था, संस्था अपने आप चलेगी। ऐसा अगर मैंने जो पत्र में लिखा है बहन जी, सरोज जी, अगर आपने इतना किया तो यह संस्था अपने आप चलेगी। आप हम निमित्त मात्र रहेंगे, संस्था अपने आप चलेगी। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है। उस आवश्यकता में से ही उसका जन्म होगा। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित नहीं करता, क्योंकि आप कर सकती है
तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थना पूर्वक विचार करना, लेकिन जल्दी में कुछ तय न करके यथा समय मुझे उत्तर देना। मुझे जल्दी नहीं, लेकिन मुझे इसके बारे में उत्तर जरूर देना, क्योंकि बहन, अगर मैंने जो जो कहा है उसमें अगर आपको कुछ नियमों की दिक्कत है और कुछ नियमों की संदिग्धता है, तो मुझे पत्र भेजकर उस संदिग्धता पर स्पष्टता कीजिए। यदि हाँ कहें तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। यहाँ सर्दी अच्छी है। फूलों में गुलदाउदी क्रिजेंथीम फूल बाहर में है। और पत्र में उन्होंने जो उनको महिलाश्रम के बारे में जो नियमावली, कैसा आदर्श महिलाश्रम कैसा रहता है, इसके बारे में बताने के बाद उन्होंने अपनी खुशहाली बताने के लिए कहा है कि इधर सर्दी है, सर्दी के दिन है, फूलों में गुलदाउदी क्रिजेंथीमम फूल बाहर में है, उसकी कलियां महीनों तक खुलती ही नहीं, मानो भारी रहस्य की बात पेट में भर दी हो और होठों को सीकर बैठ गई हो। जब खिलती है तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। उस फूल के बारे में उन्होंने बताया है, वे टिकते हैं बहुत, गुलाब भी खिलने लगे हैं। कोसमोस के दिन गए, उन्होंने बहुत आनंद दिया। जिनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था, जो आए सो उसकी कली तोड़े। फिर मैंने इस बड़े पौधे को वहां से निकालकर अपने सिरहाने के पास लगा दिया। फिर इसने इतने सुंदर फूल दिए, मानो इसकी आंखें मानो उत्कटता से बोलती हो, ऐसी लगती। 2-1 महीने फूल देकर अंत में वह सूख गया। परसों ही मैंने उसे विदा दी थी। यानी फूलों का, यानी अपने बाजू में, अगर हम अपने आंगन में, अपने मकान के घर के आजू बाजू में अगर हमने अलग अलग पेड़ पौधे लगाए, फूलों के पौधे लगाए, तो एक सुंदरता कैसी होती है, इसके बारे में उन्होंने सरोज जी से कहा। काका दोनों को सप्रेम शुभाशीष। और जो पत्र लिखा है गुरुवार 21/12/44 को, प्रिय सरोज जी, तुम्हारा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज भी मिला। आज महीने में मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे हैं। तारीख 1/9/15 और चौथा आज लिख रहा हूँ। अब तुमको हर सप्ताह में लिखूंगा ही। तुम्हारी तबीयत कमजोर है, तब तक चिरंजीव रहना। मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा, मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना चाहिए। और उन्होंने उस पत्र में कहा है, और एक पत्र लिखना चाहिए। पूज्य बापूजी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। अगर हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए ऐसा लग रहा है तो उर्दू सीखनी चाहिए, क्योंकि तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो। लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ पहले। यह दूसरे पत्र में उन्होंने कहा है कि तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया है। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं, सादे क्रोटन को ही रहने दिया है। सबको काका का सप्रेम शुभाशीष। काका कालेलकर ग्रंथावली से लिया हुआ यह पत्र आप सभी ने जाना, इसका अर्थ भी सरल अर्थ जाना, विषय प्रवेश जाना, और जो काका कालेलकर जी है, जो बापूजी के अनुयायी है, इनका ही परिचय हमने जाना। और आपने यह इसमें जो लेखनीय कार्य दिया है कि किसी उपक्रम में, किसी भी हमारे गांव में, हमारे शहर में अगर किसी बहुत सी सामाजिक संस्थाएं रहती हैं, किसी एक सामाजिक संस्था के पास जाकर या उस सामाजिक संस्था की जानकारी रखने वाले के पास जाकर उसकी जानकारी लिखिए और सीखिए
कि संस्था कैसी बनती है, उसका कार्य कैसा चलता है। और आप सभी ने यही ऑनलाइन लेक्चर सुना। आप सभी का मेरी ओर से धन्यवाद।